दोस्तों, ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हो, और ज़िंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपसे दूसरे खुश होते हैं। इसलिए दोस्तों, खुश रखिए, खुश रहिए। स्टूडेंट्स, मैं हूं महेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स एकेडमी क्लासेस। जैसा कि ये हमारा कक्षा 12 के मैथमेटिक्स का सेशन है और इसमें हम कक्षा 12 के मैथमेटिक्स के चैप्टर आव्यूह का अध्ययन करेंगे, जो कि मेरा ये तीसरा लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सममित आव्यूह क्या होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं और व्युत्क्रम आव्यूह क्या होते हैं, इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि आव्यूह का परिवर्त मीन्स ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, आव्यूह का परिवर्त मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। किसी आव्यूह का परिवर्त, किसी आव्यूह का ट्रांसपोज क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई एक हम ले लेते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आव्यूह है। अब हम क्या करते हैं, ये जो रो है इसको कॉलम बना दीजिए। ये जो पंक्ति है, पंक्ति को जो ऐसे ऐसे है इसको ऐसे ऐसे लिख दीजिए। मतलब 1 2 3 रो में है तो हम कॉलम में लिख देते हैं 1 2 3। क्लियर है, पहली रो को हमने कॉलम बना दिया। अब दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए। आप क्या करेंगे, पहली रो को पहली कॉलम बना देंगे, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए। 4 5 6, मतलब दूसरी रो को हम दूसरा कॉलम बना दिए। अब तीसरी रो है, मतलब जो तीसरी पंक्ति है उसका तीसरा कॉलम बनाइए, उसको 7 8 9। तो ये भी एक मैट्रिक्स है। ये किस कोड के मैट्रिक्स है, 3/3। और ये कौन सी कोड का मैट्रिक्स है, 3/3। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा मिला है, किसी आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ में बदल दिए हैं और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिए हैं। तो ये जो आव्यूह मिली है इसी को कहा जाता है आव्यूह ए का परिवर्त या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको ए से या तो ए डैश से या तो ए टी से डिनोट करते हैं। किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह क्या होता है कि दिए गए आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए और स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए। यहाँ पे देखिएगा, ये पंक्ति है, मैंने इसको स्तंभ बना दिया। और ये स्तंभ है 1 4 7, इसको हमने पंक्ति बना दिए। देखिए, ये स्तंभ है, इसको हमने पंक्ति बना दिया। मतलब आप पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए और स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो जो आव्यूह बनेगा वो दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह होगा, मतलब ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, उसमें जितनी जो पंक्ति रहे उसको स्तंभ बना दीजिए, जो स्तंभ रहे उसको पंक्ति बना दीजिए। ठीक है, और इसमें देखेंगे आप कि अगर मान लीजिए 3/3 का, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का आया। अगर दिया गया जो आव्यूह है 2/3 का होता, मतलब 2 पंक्ति 3 कॉलम होते, इसमें 2 पंक्ति 3 कॉलम होते, तो इसका जो ट्रांसपोज बनता उसमें 3 पंक्ति 2 कॉलम हो जाते। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। मतलब ट्रांसपोज में क्या हो जाता है कि दिए गए जितनी पंक्ति थी वो कॉलम बन जाती थी, वो कॉलम बन जाएगी, और जितने कॉलम दिए गए थे वो पंक्ति बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। और ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं, ए डैश या ए
टी, ए टी मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए से डिनोट करेंगे किसका ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज लिखना है तो ए टी लिखेंगे या ए डैश लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, इसके पंक्ति को स्तंभ बना देंगे और स्तंभ को पंक्ति बना देंगे। क्लियर है। चलिए तो स्टूडेंट्स कुछ रिजल्ट हैं आबीयु के परिवर्त से संबंधित, उसको हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है, आबीयु का ट्रांसपोज हम निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो निकालते हैं उससे रिलेटेड कुछ परिणाम हैं, उन रिजल्ट को हम लोग यहाँ देखते हैं। तो पहला रिजल्ट है, कुछ रिजल्ट हैं उसको देखते हैं। पहला रिजल्ट ये है कि अगर दो आबीयु हैं ए और बी, ठीक है, इनका ट्रांसपोज आप निकालते हो, इनके योग का ट्रांसपोज निकालते हो तो हो जाता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्लियर है। कहने का मतलब यह है कि दो आबीयों के योग का जो ट्रांसपोज होगा उन आबीयों के ट्रांसपोज के योग के बराबर होता है। क्लियर है। चलिए दूसरा रिजल्ट यह है, अगर हम ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इनके गुणा का मतलब इनके मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर है। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब इसको ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं लिख पाओगे, पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर है। चलिए तीसरा रिजल्ट इसमें है आबीयु के परिवर्तन से संबंधित कि किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर आप लोगे तो वो मैट्रिक्स खुद ही मिल जाएगी। क्लियर है। कहने का मतलब है कोई आबीयु ए है उसका ट्रांसपोज निकालिए, फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिए तो उसका जो उत्तर आएगा वो खुद ही वो मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर है। चलिए जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें जैसे मान लो कि ए इक्वल टू 1 2 3 4 है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालिए तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बताइएगा। ये पंक्ति है तो इसको स्तंभ बना, 1 2 पंक्ति है तो स्तंभ बना दीजिए 1 2, ठीक है, और 3 4 को स्तंभ बना दीजिए, ये हो गया ए ट्रांसपोज। क्लियर है। अब हम इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहे हैं, ये जो ट्रांसपोज है इसका ट्रांसपोज जब लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये पंक्ति कॉलम बन जाएगी, 1 1 होगा और ये 3 हो जाएगा, और ये पंक्ति जो है ये कॉलम बन जाएगा 2 4। तो देख रहे हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये जो दिया गया था ए ही तो आ गया। इसीलिए कहा जाता है किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर होता है। क्लियर है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक कि सममित आबीयु क्या होते हैं, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। सममित आबीयु मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना आपको कि कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है मान लीजिए, और इसका ट्रांसपोज आप निकालिए, इसका जो दिया गया मैट्रिक्स है ट्रांसपोज निकालिए और ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो इस मैट्रिक्स को आप सममित आबीयु कहोगे। इस मैट्रिक्स को आप सममित आबीयु कहोगे जब इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर हो जाए। और ध्यान ये रखना है कि कोई भी जो सममित आबीयु होगा वो वर्ग आबीयु होगा। कोई भी वर्ग आबीयु ए सममित आबीयु कहा जाएगा यदि उसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो जाए। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। ए बराबर मान लीजिए 1 2 3,
1 2 3 3 1 1 2 ये आव्यूह है। ध्यान रखिएगा कि जो सममित आव्यूह होगा वो एक वर्ग आव्यूह रहेगा, तभी सममित आव्यूह बन सकता है। ठीक है, कोई भी वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहा जाएगा जब उसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो जाए। तो हम एक एग्जाम्पल लिए हैं और इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज अगर इसी के बराबर आ जाएगा तो आप समझिएगा कि यह एक सममित आव्यूह है। क्लियर है? चलिए, अच्छा इसका ट्रांसपोज आप निकालिए। ये ट्रांसपोज कितना हो जाएगा बताइए। ये पंक्ति जो है कॉलम बना दीजिए, इस पंक्ति को कॉलम बना दीजिए, मतलब 1 2 3 कॉलम में लिखिए 1 1 2 3। क्लियर है? और इसको भी कॉलम में लिखिए 2 3 1 2 3 1। इसको भी कॉलम में लिखिए, पंक्ति में है ना 3 1 2 3 1 2। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखिए, क्या ए ही है कि दूसरे मैट्रिक्स है? आप देख रहे होंगे कि ए जितना जो है वही ए ट्रांसपोज भी आया है। मतलब है कि पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बनाने पर भी जो मैट्रिक्स आ रहा है वो ए ही है। इसका मतलब ये है कि ये आव्यूह सममित आव्यूह है। क्लियर है? ये आव्यूह सममित आव्यूह है। अगर इस तरह का आव्यूह आपको मिल जाए जिसका ट्रांसपोज निकालने पर वही आव्यूह आ जाए तो आप कह दीजिएगा कि ये दिया गया आव्यूह सममित आव्यूह है, मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इससे क्या पता चल रहा है आप देखिए, इससे ये पता चल रहा है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 2 मान लीजिए, आई पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, और A21 मतलब दूसरा पंक्ति पहला कॉलम। अगर इस तरह से कोई आव्यूह आपको दिया है जिसमें कोई अवयव जो पहले पंक्ति दूसरे कॉलम में है, देखिए यहाँ पे पहले पंक्ति दूसरे कॉलम में है वो बराबर है दूसरे पंक्ति पहले कॉलम में। ये देखिए दूसरा पंक्ति पहला कॉलम। इस तरह का अगर आपको आव्यूह मिल जाए जिसमें कि ये नियम फॉलो हो हर एक आई और जे के लिए, तब उस आव्यूह को कहेंगे कि वो सममित आव्यूह है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सममित आव्यूह क्या होता है। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए सममित आव्यूह में। जैसे सममित आव्यूह के एग्जाम्पल हम लिखते हैं, स्टूडेंट ये आव्यूह भी सममित आव्यूह होगा। कैसे कि यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे ये ए आई जे इक्वल टू ए जे आई इस नियम को फॉलो कर रहा है। मतलब ये जैसे A12 ले लो तो A21 के बराबर है, A13 ले लो तो A31 के बराबर है, A21 ले लीजिए तो A12 के बराबर है। देखिएगा A12 क्या है, मतलब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। A12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ये दूसरा हो गया। फिर A21 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, ये हो गया। इसमें देखिए A13 पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, ये। फिर तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, ये देखिएगा। इस तरह से हर एक आई फॉर एवरी आई एंड जे के लिए ये अगर नियम फॉलो करता है ये वाला, तो समझ लीजिएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है? वैसे भी इसका ट्रांसपोज आप निकाल के देख लीजिए, ट्रांसपोज आपको इसी के बराबर मिलेगा। और इसी तरह से कोई वर्ग आव्यूह जो लेना है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है? सम सममित आव्यूह मीन्स
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि कोई आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक होगा, मतलब विषम सममित आव्यूह होगा यदि कोई मैट्रिक्स ए है, ये विषम सममित होगा यदि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा। तब अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो समझ लीजिएगा कि दी गई जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, मतलब इसका ट्रांसपोज निकालने पर माइनस ऑफ ए के बराबर होगा। ठीक है, ए के ऋणात्मक आव्यूह के बराबर होगा यदि ए का ट्रांसपोज निकाला जाए तो विषम आव्यूह रहेगा। और ये ध्यान रखना है कि ये जो है ये वर्ग आव्यूह रहेगा, ये हमेशा क्या है, ये वर्ग आव्यूह ही रहेगा ये। ठीक, और इसमें देखिएगा जो ए आई जे होगा, मतलब जो अवयव होंगे मैट्रिक्स के वो बराबर होंगे माइनस ए जे आई के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि i इक्वल टू जे अगर है, i इक्वल टू जे कहाँ पर होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम देखिए, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम ये, तो यहाँ पे i इक्वल टू जे है ना, i इक्वल टू जे। तो कहने का मतलब i इक्वल टू जे जहाँ रहेगा, अगर i इक्वल टू जे है तो ये क्या हो जाएगा? ए आई इक्वल टू माइनस ए आई, क्योंकि j की जगह हमने i रख दिया, मतलब इसकी बात हो रही है जहाँ पे i और j बराबर होंगे वहाँ की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला इधर चला आएगा 2 ai क्या है? ये वाला एलिमेंट है, ये वाला अवयव है, ये वाला अवयव है, तो ये होते हैं जहाँ पे पंक्ति और कॉलम बराबर, पहली पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो ये आई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि ए आई इक्वल टू 0, मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम 0, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 0, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम 0। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा उसमें विकर्ण के अवयव 0 होंगे। ए आई पहली पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, सब 0 के बराबर हो रहे हैं किसमें? स्क्यू सिमेट्रिक में। क्लियर है? कोई वर्ग आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा जब उसका ट्रांसपोज उस आव्यूह के ऋणात्मक आव्यूह के बराबर हो। इसका मतलब यह हुआ कि उसका हर एक अवयव माइनस ऑफ ए जे आई, मतलब ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ जे आई। ठीक है, इसके बराबर होगा फॉर एवरी आई एंड जे। इस कंडीशन के हिसाब से सिमेट्रिक आव्यूह में ये जो विकर्ण वाले अवयव हैं वो 0 रहेंगे। क्लियर है? चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक का। 0 2 -2 0, ये जो वर्ग आव्यूह है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक होगा क्यों? कि इसका ट्रांसपोज जब आप मान लो ए है, ये जब इसका ट्रांसपोज आप निकालोगे तो कितना आएगा? ए ट्रांसपोज इक्वल टू, बताइए इसका ट्रांसपोज निकालिए तो 0 2 -2 0 इतना आएगा। और इसका माइनस करिए, माइनस ए क्या हो जाएगा? 0 -2 2 0। ए का ऋणात्मक आव्यूह ये वाला होगा। ठीक है, और ए ट्रांसपोज क्या है? ये, इसका मतलब ए के बराबर है। ठीक है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, माइनस, ये देखिए माइनस ऑफ इसका मान, इसका जो है माइनस ऑफ ए के बराबर है। तो ये क्या हो गया?
ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस हाफ ए, इसलिए इसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। ये जो आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह जो है स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर है। स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए, किसी वर्ग आव्यूह के स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए उसका ट्रांसपोज उसके ऋणात्मक आव्यूह के बराबर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम्पल हम लें स्क्यू सिमेट्रिक का एक, और ये वर्ग आव्यूह है 0h(g) -h 0f -g -f 0, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा? चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ए का निगेटिव, ए का ऋणात्मक आव्यूह क्या होगा? सब में ऋण से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है। ये 0 हो जाएगा, -h -g हो जाएगा, ये -h है पहले से तो +h हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, हमें निकालना है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू -हाफ ए, इतना होना चाहिए। तो -हाफ ए इतना है। ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालिए, मतलब इस पंक्ति को आव्यूह बना दीजिए 0hg -h 0f, ये देखिएगा -h 0f -g -f 0, ये देखिए। तो ये देख रहे हैं कि ये क्या आया है, ये ये जो चीज़ है माइनस ए वही चीज़ है। इसका मतलब ये है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -हाफ ए, इसलिए इसको कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है। चलिए, जो सममित आव्यूह और जो विषम सममित आव्यूह है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उनसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला रिजल्ट ये है कि ये मान लीजिए कोई वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, और ए के जो अवयव हैं, मतलब इसके अंदर जो भी एंट्री है वो वास्तविक संख्याओं की एंट्री है, वास्तविक संख्याएं हैं। ये कोई वास्तविक संख्याओं वाला वर्ग आव्यूह है। ठीक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ये सममित आव्यूह होगा। क्या होगा? सममित आव्यूह होगा। ठीक है। और ए माइनस ए ट्रांसपोज ये होगा विषम सममित आव्यूह, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। रिजल्ट क्या है? ये कोई वास्तविक संख्याओं वाला वर्ग आव्यूह है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह होगा, मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक आव्यूह होगा। क्लियर है। चलिए इसको हम थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पे कि इसका प्रूफ कैसे होगा, कैसे हम सिद्ध कर पाएंगे कि हाँ ये सही है। ठीक है। हमें ये सिद्ध करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सममित आव्यूह है, ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित आव्यूह है, और ए क्या है? वास्तविक संख्याओं का एक वर्ग आव्यूह है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको। हम मान लेते हैं कि माना ये जो लिखा है ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको हम मान लेते हैं कि ये बी के बराबर है, मतलब इसको बी मान, इसका नाम बी लिख ले रहे हैं। अब दोनों तरफ आप ट्रांसपोज लगाइए, दोनों तरफ ट्रांसपोज जैसे ही लगाएंगे इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, इधर ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने बताया था ट्रांसपोज का जब हम बता रहे थे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में रिजल्ट क्या क्या होते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज प्लस इसका ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखिएगा ए ट्रांसपोज तो ए ही रहेगा, ए ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज रहेगा, और इसका ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने बताया था कि डबल ट्रांसपोज होगा तो वो आव्यूह खुद ही हो जाता है। ठीक है। ये है बी ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा,
ए ट्रांसपोज प्लस ए क्या है? ए ट्रांसपोज प्लस, हमने क्या माना था? हमने शुरुआत में माना था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी माना था ना, बी माना था, यहाँ पे बी माना था, पर ट्रांसपोज तो बाद में हमने लगाया। तो ये क्या है? ये तो बी ही हो गया आपका। इसका मतलब बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज। बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज का मतलब अगर ए जो है ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है तो उसको क्या कहते थे आप? सममित आव्यूह कहते थे। बी जो है बी ट्रांसपोज के बराबर है तो बी क्या होगा? सममित आव्यूह होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए अतः बी क्या है? यही तो है ना बी। ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। क्लियर है? चलिए हमने सिद्ध कर दिया कि b इक्वल टू ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। चलिए अब हम सिद्ध करेंगे कि a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है। यहाँ पे हम फिर मान लेंगे, अब हमें सिद्ध करना है कि a माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित आव्यूह है। तो माना a माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू c मान लेते हैं। क्लियर है? और अब हम दोनों तरफ का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। तो इधर भी ट्रांसपोज लगाइए, इधर भी ट्रांसपोज लगाइए। ये ध्यान रखिएगा कि a माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू c है। तो जब ट्रांसपोज लगाएंगे तो हो जाएगा a ट्रांसपोज माइनस इसका ट्रांसपोज है, फिर इसका ट्रांसपोज, मतलब a का डबल ट्रांसपोज है तो a हो जाएगा इक्वल टू c ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस इसको बाहर ले लीजिए, तब ये क्या हो जाएगा? a माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू c ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखिए ये क्या है? ये तो आपने c माना था ना, इसको a माइनस ए ट्रांसपोज को c माना था, तो ये माइनस c इक्वल टू c ट्रांसपोज। कहने का मतलब c ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ c। तो हमने इसकी सिमेट्रिक की जब परिभाषा बताया था तो बताया था कोई आव्यूह वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, मतलब विषम सममित आव्यूह होगा यदि उसका ट्रांसपोज उसके ऋणात्मक आव्यूह के बराबर होगा। तो इसका मतलब c क्या है? अतः c इक्वल टू ये है, c इक्वल टू इतना है ना, a माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ से सिद्ध हो गया। क्लियर है? रिजल्ट नंबर 2 कि कोई भी वर्ग आव्यूह है, कोई वर्ग आव्यूह आपको दिया है a, तो a को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आव्यूहों के योग के बराबर लिख सकते हो। मतलब किसी भी वर्ग आव्यूह को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आव्यूहों के योगफल के रूप में लिख सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। इसका मतलब यह है कि किसी भी वर्ग आव्यूह को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा रिजल्ट है। क्लियर है? अब इसको आपको अगर रिजल्ट को प्रूव करना है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये एक सिमेट्रिक आव्यूह है और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक आव्यूह है। ये आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है? तो इसको कैसे दिखाओगे उसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह मीन्स इनवर्स मैट्रिक्स।
कोई वर्ग आव्यूह अगर है, ए कोई वर्ग आव्यूह है, देखिए ये जो परिभाषाएं हैं अभी तक हमने जितना डिफाइन किया कि सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, फिर व्युत्क्रम आव्यूह, इसमें वर्ग आव्यूह से ही रिलेटेड ये चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह में वर्ग आव्यूह से संबंधित ये परिभाषाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है। ये कोई मान लीजिए वर्ग आव्यूह है, तो इसका व्युत्क्रम आव्यूह जो होता है ए इनवर्स A-1 से डिनोट किया जाता है, और इसको अगर A में गुणा करेंगे तो ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह वह आव्यूह होता है जो उस मैट्रिक्स में गुणा करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। ठीक है, मतलब इकाई आव्यूह प्राप्त होता है जब उस आव्यूह से उसके इनवर्स आव्यूह में गुणा किया जाता है। तो किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह वह आव्यूह होता है जो दिए गए आव्यूह में गुणा करने पर इकाई आव्यूह देता है, मतलब इकाई आव्यूह गुणा करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, और इसमें जो आव्यूह और उसका जो व्युत्क्रम आव्यूह होता है उनका गुणा जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब क्रम विनिमेय होता है। ये देखिए ए में ए इनवर्स से गुणा करेंगे तब भी आइडेंटिटी आएगा, और ए इनवर्स में ए से गुणा करेंगे तब भी आइडेंटिटी आएगा। कहने का मतलब है किसी वर्ग आव्यूह और उसके इनवर्स मतलब व्युत्क्रम आव्यूह का जो गुणा होता है वो क्रम विनिमेय होता है। क्लियर है? और उनका गुणा जो आएगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, क्लियर है? क्या क्या रिजल्ट होते हैं व्युत्क्रम आव्यूह से संबंधित, उसको हम थोड़ा सा नोट कर लेंगे। पहला रिजल्ट ये है, जो आयताकार आव्यूह होते हैं, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है, आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है। व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है किसका? आयताकार आव्यूह का। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि जो आयताकार आव्यूह होते हैं उनमें ए बी इक्वल टू बी ए ये डिफाइंड नहीं है, जब तक कि अगर ये आयताकार आव्यूह हुआ तो उसमें पंक्ति और कॉलम अलग अलग होंगे, और इस दशा में ए का बी से जो गुणनफल होता है वो बी का ए के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि वो होगा, बराबर होगा, क्यों ये परिभाषा डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं मिलता है। और व्युत्क्रम आव्यूह में हमने देखा कि आव्यूहों का जो व्युत्क्रम है उससे गुणा करने पर वो क्रम विनिमेय भी है, मतलब ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। क्लियर है ना? ये इस कंडीशन की वजह से जो क्रम विनिमेय होते हैं इसकी वजह से आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है, क्योंकि उसमें ए बी बराबर बी ए डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है। क्लियर है? चलिए दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर मान लो ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स है, ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स या मान लो कि ए का व्युत्क्रम बी है, बी है, तो बी का व्युत्क्रम ए होगा। ठीक है? किसी आव्यूह का जो व्युत्क्रम होगा उस व्युत्क्रम का व्युत्क्रम वो आव्यूह खुद होगा। क्लियर है? मतलब ए का व्युत्क्रम बी है तो बी का व्युत्क्रम ए होगा। क्लियर है? चलिए तीसरा रिजल्ट ये है
किसी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह, किसी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह, यूनिक होता है, मतलब अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब केवल और केवल एक होता है, यूनिक होता है। ठीक है, किसी भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह अद्वितीय होता है। मतलब ए का अगर आपको व्युत्क्रम आव्यूह खोजना है तो एक ही व्युत्क्रम आव्यूह मिलेगा, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं मिल सकता है। वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए प्रूफ कर लेते हैं इसको। हमें सिद्ध करना है किसी व्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह अद्वितीय होता है, मतलब वो केवल एक हो सकता है। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं कोई एक ए जो है एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि माना ये जो है एक वर्ग आव्यूह है तथा ए इनवर्स मतलब ए का व्युत्क्रम जो है बी तथा सी है। मतलब ए के दो इनवर्स आ रहे हैं, एक ए इनवर्स इक्वल टू बी और ए इनवर्स इक्वल टू सी। ए के दो व्युत्क्रम आ रहे हैं, ए का एक व्युत्क्रम बी है, दूसरा व्युत्क्रम सी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए बी, इससे क्या मिलेगा हमें, इससे ए बी इक्वल टू बी ए, क्योंकि जो इनवर्स और वो जो दिया गया आव्यूह है उसका गुणनफल क्रम विनिमेय होता है और ये आई के बराबर होता है, इसलिए इससे ए लिखेंगे। और इससे क्या लिखेंगे? इससे लिखेंगे कि ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो इनवर्स और जो दिया गया मैट्रिक्स है उसका गुणनफल क्रम विनिमेय होता है और उसका गुणा कितना क्या आता है, इकाई आव्यूह आता है। ठीक है, ये हमने परिभाषा में देखा था। ए सी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इससे हम लेके चल रहे हैं। तो बी से इधर भी मल्टीप्लाई करिए, बी ए सी इक्वल टू बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? और ये बराबर हो गया क्या, अब b को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो b ही हो जाता है और इधर आया है b a c। क्लियर है? इसको ऐसे नोट डाउन रहने दीजिए। अब देखिए इससे ये वाला b a इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखिए b a इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, c से गुणा करेंगे, b a c। ठीक है, इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू सी। तो ये केवल सी हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सी से गुणा करेंगे तो सी होगा। ये हो गया बी ए सी। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, आव्यूहों का जो गुणन होता है वो साचर नियम का पालन करता है। कहने का मतलब अगर हमारे पास बी ए सी का गुणा करना है तो ये हो जाता है बी ए सी इक्वल टू बी ए सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आव्यूहों का गुणन साचर नियम का पालन करता है। इससे क्या होगा, ये बी ए सी इक्वल टू बी ए सी, ये वाला मतलब क्या हुआ, ये बी है आपका, इसका मतलब हुआ b इक्वल टू सी। कहने का मतलब जो हम अलग अलग दो व्युत्क्रम लिए थे ए के, वो दोनों एक ही हैं। इससे सिद्ध होता है कि किसी भी वर्ग आव्यूह के जो व्युत्क्रम होते हैं अद्वितीय होते हैं। क्लियर है? चलिए रिजल्ट 4 जो है हमारा व्युत्क्रम आव्यूह से संबंधित, वो ये है कि मान लो ए और बी दो व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह हैं। ये व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह हैं ए और बी। ठीक है, हमने माना
कि माना दो वर्ग अवयव ए और बी हैं जिनका व्युत्क्रम एग्जिस्ट करता है, जिनका व्युत्क्रम मिल जाएगा। तो ए बी का जो व्युत्क्रम होगा वो बराबर होगा बी के व्युत्क्रम इंटू ए के व्युत्क्रम। ठीक है, ये रिजल्ट है कि अगर दो व्युत्क्रमणीय अवयव हमारे पास हैं तो उनके गुणन का जो व्युत्क्रम होगा दूसरे के व्युत्क्रम गुणे पहले के व्युत्क्रम के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब दूसरे का व्युत्क्रम इंटू पहले के व्युत्क्रम के बराबर होगा। क्लियर है? चलिए इसको हम थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमें इसको प्रूफ करना है तो हमें ये प्रूफ करना होगा। देखिए, अगर हमारे पास मान लीजिए, समझने के लिए मान लीजिए ए है, ठीक है, ए है और इसका व्युत्क्रम होता है ए, इसका व्युत्क्रम मान लीजिए सी है। ठीक है, ए है और इसका व्युत्क्रम सी है, तो हम लिखते हैं ए सी इक्वल टू सी ए, यही तो लिखते हैं ना। मतलब ए गुणे उसका व्युत्क्रम। तो यहाँ पे देखिए ए बी, यहाँ पे हमने लिखा है ए बी और ए बी का व्युत्क्रम क्या है, ये है, ए बी है, ए बी का व्युत्क्रम ये है। तो हम ए बी गुणे लिखेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स, मतलब ए बी और ए बी का इनवर्स। क्लियर है ना? तो ये बराबर क्या होगा देखिएगा जरा, ये बराबर आपका हो जाएगा ये बी इनवर्स, ये दोनों गुणा होगा तो बी इनवर्स एक साथ हो जाएगा इधर ए इनवर्स। ठीक है, तो ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि बी भी क्या है, व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है, तो इसका व्युत्क्रम निकलेगा और व्युत्क्रम और बी से गुणा होगा, बी के व्युत्क्रम और बी से गुणा होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स। और यहाँ पे देखिए ये समाप्त तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए इंटू ए इनवर्स, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो इनवर्स जब करेंगे, क्योंकि ये भी व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसका इनवर्स है, ये जो है इसका इनवर्स है, तभी ये आइडेंटिटी आ रहा है। किसी अवयव का उसके इनवर्स अवयव से जब गुणा किया जाए और आइडेंटिटी आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो उसका इनवर्स है। तो इसका मतलब है कि हमने ए बी अवयव है, इसका इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स है। देखिए ना, ए बी का इनवर्स जो व्युत्क्रम है ए बी का, ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है। हमने गुणा किया तो आइडेंटिटी आ गया। तब यहाँ लिख सकते हैं कि अतः ए बी का इनवर्स, मतलब इसका इनवर्स ये है, यही लिखेंगे बी माई इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है? ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आया भी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल टैलेंट एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो गाइस, थैंक यू सो मच।